सो टुडे लेट अस टॉक अबाउट राइट टू प्रोटेस्ट फर्स्ट. ठीक है, ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है. तो राइट टू प्रोटेस्ट हमारे पास कैसे आता है? पहली बात तो आप ये समझिए कि राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू स्ट्राइक और राइट टू कॉल फॉर बांस जैसे भारत बंद, ये सब डिफरेंट है. आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट तो है, पर राइट टू स्ट्राइक अवेलेबल नहीं है, राइट टू कॉल फॉर बांध अवेलेबल नहीं है. मैं पहले ही बता चुका हूँ. ठीक है, राइट टू स्ट्राइक इज अ स्टैट्यूटरी राइट. ठीक है, कई बार वो रिकॉग्नाइज किया गया है, बट इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट. तो कभी भी फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में राइट टू स्ट्राइक को मत रख दीजिएगा. सिमिलरली राइट टू कॉल फॉर भारत बंद, ठीक है, या स्टेट बंद, दैट इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल. इस पर भी मैं आपको जजमेंट बता चुका हूँ, CPI वर्सेस भरत कुमार. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. तो पहली बात, आप इस बात को कंफ्यूज मत कर लीजिएगा कि राइट टू स्ट्राइक एंड राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट are both the same things. They are not synonymous. Right to protest, right to peaceful demonstration or possession or meetings is guaranteed under Article 19. But right to strike is not guaranteed. आप peaceful demonstrations, peaceful processions या peaceful meetings in the form of protest hold कर सकते हैं, पर आप क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं अवेलेबल है आपको अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1? राइट टू स्ट्राइक नहीं अवेलेबल है. ठीक है, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अवेलेबल टू यू, बी वेरी क्लियर. राइट टू कॉल फॉर भारत बंद इज नॉट अवेलेबल टू यू. ठीक है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स. एज फार एज स्ट्राइक इज कंसर्न्ड, उस पर स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है, तो स्टैट्यूटरी राइट आप कह सकते हैं, बट यू कैन नॉट कॉल राइट टू स्ट्राइक अ फंडामेंटल राइट. बट राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, इट इज़ अ फंडामेंटल एंड अ डेमोक्रेटिक राइट. अब एक चीज़ का ध्यान रखिए कि धरनास, पीसफुल धरनास, प्रोटेस्ट, प्रोसेशंस, रैलीज या मीटिंग्स को होल्ड करने के लिए पुलिस की परमिशन लेनी पड़ती है प्रायर. ठीक है, अब एक सवाल उठा था इन रामलीला मैदान इंसिडेंट केस का नाम है रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी. ठीक है, 23 फरवरी 2012 को डिसाइड हुआ था. उसमें एक आर्गुमेंट उठता था कि पुलिस परमिशन लेना इन द केस ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट इररेलेवेंट है और ये लॉ में रिक्वायरमेंट की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज़ नाइदर करेक्ट नॉर जुडिशली परमिसेबल टू से दैट टेकिंग ऑफ पुलिस परमिशन फॉर होल्डिंग ऑफ धरनास, प्रोसेशन एंड रैलीज इज इररेलेवेंट और नॉट रिक्वायर्ड इन लॉ. मतलब सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है कि यू हैव टू टेक दिस परमिशन. ठीक है, इफ़ यू आर अबाउट टू ऑर्गेनाइज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, वेदर इन द फॉर्म ऑफ धरना, मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोसेशंस और रैलीज. ठीक है, इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ एसोसिएटिंग पुलिस विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट फॉर ensuring implementation of the rule of law while holding such large scale meetings, dharnas and protests would not infringe the fundamental rights enshrined under Article 19 Clause 1 Subclause A and Article 19 Clause 1 Subclause B of the Constitution. This would squarely fall within the regulatory mechanism of reasonable restrictions contemplated under Article 19 Clause 2 and Article 19 Clause 3. Furthermore, it would help in ensuring due social order and would also not impinge upon the rights of others as contemplated under Article 21 of the Constitution. The police authorities who are required to maintain the social order and public tranquility should have a say in the organizational matters relating to holding of dharnas, procession, agitations and rallies. However, such consent should be considered in a very objective manner by the police authorities to ensure that the exercise of right to freedom of speech and expression as understood in its wider connotation rather than use the power to frustrate or throttle the constitutional right. Refusal or withdrawal of permission should be for valid and exceptional reasons. The executive power to cause restriction on a constitutional right within the scope of Section 144 of the CRPC has to be used sparingly and very cautiously. The authority of the police to issue such permission has an inbuilt element of caution and guided exercise of power and should be in the interest of public. Such an exercise of power by police should be aimed at attainment of fundamental freedom rather than improper suppression of the said fundamental right.
तो आपको एक चीज़ पता चल गई होगी इस पैराग्राफ से कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट का जो राइट है ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उस पर रिस्ट्रेंट लगाई जा सकती है। और किन ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है? वो ग्राउंड्स जो आर्टिकल 19 ने खुद बताए हैं, ठीक है। तो किन ग्राउंड्स पे वो रिस्ट्रेंट हो सकता है आपका? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली और फॉर्मिंग एन एसोसिएशन। देखिए इन तीनों के बीच में ना एक कॉमन ग्राउंड है। देयर इज वन कॉमन ग्राउंड दैट इज प्रेजेंट इन ऑल्सो ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली के भी कंटेक्स्ट में, और फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस के भी कंटेक्स्ट में। क्या है वो? पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर इज अ ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रेंट जिस पे स्टेट लॉ बना सकती है और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है, बोथ इन केस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ असेंबल एंड पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स इज ऑल्सो कवर्ड, एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस के भी केस में देर इज अ ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तीनों के केस में है वैसे। सो ऑल थ्री ऑफ देम हैव पब्लिक ऑर्डर एज अ ग्राउंड ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पब्लिक ऑर्डर में क्या क्या होता है, ठीक है। उसको लेके आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो वो सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे व्हेन द लॉ इज बीइंग टेस्टेड। अब कभी कभी क्या होता है कि पब्लिक गैदरिंग जो हो रही होती है उसको आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और कमिश्नरेट सिस्टम में कमिश्नर ऑफ पुलिस रेस्ट्रेन कर सकता है बाय एक्सरसाइजिंग द पावर अंडर सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी, ठीक है। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज वो सीआरपीसी का डिस्कशन हो जाएगा। बट अंडर 144 ऑफ द सीआरपीसी द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और द स्पेशली एम्पावर्ड मैजिस्ट्रेट और द commissioner of police in the commissionerate system is empowered to issue orders under 144 और वो prohibit कर सकते हैं मीटिंग ऑफ पब्लिक इन अ डेजिग्नेटेड एरिया जहाँ पे 144 एक्सटेंड कर रहा है। अब जो 144 है इट इज़ वैलिड इन लॉ, ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड में अपहेल्ड किया गया है। सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। इट ऑपरेट्स एज अ रीजनेबल रिस्ट्रेंट ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम। और जो प्रायर परमिशन आपको पुलिस की लेनी पड़ती है फॉर होल्डिंग पीसफुल प्रोटेस्ट, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी होती है पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो उनकी प्रायर परमिशन लेना और उनको भी सीन में लेना इज़ अ गुड थिंग। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है इन अ सेंस लिंक्स आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बी सी डी इनको लिंक कर देता है, ठीक है, एक तरीके से। क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट, धरनाज, मीटिंग्स या प्रोसेशन या डेमोन्स्ट्रेशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी एक्सरसाइज होगा, उसमें बहुत सारे लोगों का जमावड़ा होगा, तो फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ असेंबली भी एक्सरसाइज होगा, ठीक है। कई बार यूनियंस और एसोसिएशंस भी लोगों के बिहाफ पे प्रोटेस्ट करते हैं, तो आपका फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन भी एक्सरसाइज हो रहा है। और अगर प्रोटेस्ट मूविंग प्रोटेस्ट है, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कर रही है, तो उस सिचुएशन में आपका फंडामेंटल फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया भी एक्सरसाइज हो रहा है। तो राइट टू प्रोटेस्ट एक ऐसा राइट है विच लिंक्स सब क्लॉजेस ए बी सी डी, ठीक है। अब रामलीला मैदान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और डायरेक्शन दिया था इस प्रोटेस्ट को लेके कि जब भी आप परमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस को या कंसर्न अथॉरिटी को, तो जो भी पर्सन या बॉडी जिसको परमिशन ग्रांट हो गई है वो एक अंडरटेकिंग देगा अथॉरिटीज को कि दैट ही और इट विल कोऑपरेट इन कैरिंग आउट देयर ड्यूटी and any lawful orders passed by any competent court, authority or forum at any stage of the commencement of an agitation, dharna, procession during the period which the permission granted is enforced, ठीक है। तो ये भी जरूरी होता है राइट टू प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। अब आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द स्टेट हैज अ ड्यूटी टू इंश्योर fulfillment of the freedom enshrined in our constitution
and so it has a duty to protect itself against certain unlawful action. It may therefore enact laws which would ensure such protection. The rights and the liberties are not absolute in nature and uncontrolled in operation. While placing the two, the rule of justice and fair play requires that the state action should neither be unjust nor unfair, lest it will attract the vice of unreasonableness or arbitrariness resulting in vitiation of law and the procedure and action taken thereunder. तो सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से बैलेंस करके आपको ये बता रहा है कि देखिए परमिशन लेना एक वैलिड रिक्वायरमेंट है और परमिशन आपको मिल जाएगी तो आप एक अंडरटेकिंग भी देंगे कि आप जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट का ऑर्डर होगा या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर होगा आप उसे फॉलो करेंगे और जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल ही रहेगी, आप उसमें वायलेंस नहीं यूज़ करेंगे या जो भी कंडीशन इम्पोज की जाएगी आप उसको ड्यूली फॉलो करेंगे. ठीक है, तो रामलीला मैदान इंसिडेंट्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस थे. अब इसमें हुआ क्या था, अब आपको पता होगा कि रामलीला मैदान में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की गई थी और उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस अथॉरिटीज़ वहाँ पे घुस गई और वहाँ पे लोगों पे लाठीचार्ज कर दिया. ठीक है, लोगों को काफ़ी चोटें आई. इस केस में बाबा रामदेव भी इन्वॉल्व थे, उनको भी काफ़ी चोटें आई थी. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पुलिस ने थोड़ा एक्सेसिव फोर्स यूज़ कर लिया है क्योंकि उन्होंने थोड़ा वायलेंस से काम ले लिया कि केन इंजरीज इन्फ्लिक्ट की, ब्रिक्स थ्रो किए, टीयर गैस के शेल्स का यूज़ किया, फायर भी कर दिया और जिसकी वजह से टोटल कमोशन हो गया था. पर सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये बात बोली कि पूरी पुलिस फोर्स ने ऐसा नहीं किया है, कुछ मेंबर्स ऑफ द पुलिस फोर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये एक्सेसिव फोर्स यूज़ की, बाकी पुलिस फोर्स के मेंबर्स बहुत कोऑपरेटिव थे. तो दो क्लासेस जो पुलिस फोर्स की थी वहाँ पे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलेगा. तो जिन भी पुलिस ऑफिसर्स ने एक्सेसिव फोर्स यूज़ की है उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए. ठीक है, वैसे ही जिन पुलिस पर्सनल ने जो स्पॉट पे प्रेजेंट थे पर उन्होंने इवैक्यूएशन ऑफ द लार्ज गैदरिंग में हेल्प नहीं किया, ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिक और इंजर्ड पीपल टू द हॉस्पिटल में हेल्प किया, तो वो भी लाइबल हैं डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये भी डायरेक्शन दिए थे दैट द पुलिस शैल आल्सो रजिस्टर क्रिमिनल केस अगेंस्ट द पुलिस पर्सनल and the members of gathering at the Ramleela ground, whether they were the followers of Baba Ramdev or otherwise, who indulged in damage to public property like brick batting etc. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला और डायरेक्शन दिया कि people who have died or were injured in this unfortunate incidents would be awarded ad hoc compensation. ठीक है, and one person in this case whose name was Srimati Rajwal, she got spinal injury in the incident and subsequently died. She was entitled to an ad hoc compensation of rupees 5 lakhs, while the persons who suffered grievous injuries and were admitted to the hospitals were entitled to the compensation of 50,000. And each person who suffered simple injuries and were taken to the hospital but discharged after a short while were entitled to the compensation of 25,000 each. अब यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी वुड ऑल्सो पास ऑन रिस्पोंडेंट नंबर 4 इन दिस केस, दैट वाज भारत स्वाभिमान ट्रस्ट. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंशियल लाइबिलिटी सिर्फ स्टेट पे ही नहीं रखी, उन पे भी रखी क्योंकि उन्होंने देखा कि इनकी भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस थी जिसकी वजह से मैटर वेंट आउट ऑफ हैंड. और ये जो डायरेक्शन फॉर कंपनसेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, ये इसके कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये एड ऑफ कंपनसेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी कंपनसेशन के लिए सू नहीं कर सकते. दे आर टोटली फ्री इन लॉ टू सू द कंसर्न पार्टीज फॉर द एडिक्वेट कंपनसेशन इन द सिविल कोर्ट. वो राइट उनके पास अवेलेबल है, ये सिर्फ एड ऑफ कंपनसेशन है. तो बेसिकली आपको 2-3 चीज़ें इस जजमेंट से मिलती हैं जो मेन है कि पहला जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन या फ्रीडम टू असेंबली एंड पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है. इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर. ठीक है, ये नहीं कि आप जो मर्जी वो कर लें, पुलिस की प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है. ठीक है, ये लॉ में बैड नहीं है. ठीक है, ये भी एक डायरेक्शन था, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू ऑफ दैट.
सिमिलरली जो स्टेट को जो परमिशन ग्रांट करनी है वो वैलिड ग्राउंड्स पे करनी है. उन्हें कभी भी अपना परमिशन ग्रांट करने वाला राइट इस तरीके से एक्सरसाइज नहीं करना है कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है या राइट टू पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है, जो फ्रीडम्स दैट आर गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड बी, दे आर स्कटल्ड. ठीक है, इस तरीके से नहीं एक्सरसाइज करना है. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर that the state cannot use these laws as a cover to scuttle the fundamental freedoms that has been guaranteed under article 19. उनको हमेशा वैलिड ग्राउंड पे ही परमिशन ग्रांट करनी है और वैलिड ग्राउंड्स पे ही विदहोल्ड करनी है. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोर्ट क्या करेगा, उनकी परमिशन का विड्रॉल या डिनायल ऑफ परमिशन को क्वॉश कर देगा. ठीक है, और खुद ही परमिट कर देगा. दैट पावर इज अवेलेबल विद द कोर्ट्स अंडर देयर जुरिस्डिक्शन. और क्या डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिए? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि पुलिस फोर्स को शुड एक्ट विद रिस्ट्रेंट एंड एडहियर टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट इन्वेजन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स अवेलेबल ऑफ द प्रोटेस्टर. ठीक है, लीस्ट इन्वेजन उन्हें करना चाहिए. उन्हें उतना ही पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए जितना लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है. टेरर प्रिंसिपल में नहीं कि आई विल इन्फ्लेक्ट टेरर इन द हार्ट्स ऑफ एवरी सिंगल प्रोटेस्टर, मैं इतना ब्रूटल फोर्स एक्सरसाइज करूँगा. दैट इज़ नॉट अलाउड इन लॉ. हमें डेमोक्रेटिक सेटअप में जीते हैं. ऐसा करेंगे तो कोर्ट फिर क्या करेगा, डिसिप्लिनरी और क्रिमिनल एक्शन लेगा एरिंग पुलिस ऑफिसर और स्टेट के खिलाफ. ठीक है, और क्या कोर्ट ने बोला? कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो केस है ये एग्जाम्पल है ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द पीपल गवर्निंग and the people to be governed. So greater confidence needs to be built between the authorities in power and public at large. और फिर उन्होंने बोला कि while considering the threat perception as a ground for revoking such permissions मतलब वो permission जो पुलिस grant करती है for holding the protest or passing an order under section 144 of the CRPC, care perception has to be treated as an integral part. Supreme Court continues and said that the care perception is an obligation of the state while performing its constitutional duty and maintaining social order. साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया कि पुलिस अथॉरिटी शुड टेक एक्शंस प्रॉपरली एंड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड रूल्स एप्लीकेबल टू removing and managing protests as the case may be. And it is desirable and also mandatory requirement of the present day that the state and the police authority should have a complete and effective disbursement plan in place before evicting the gathering by use of force from a particular place in the furtherance of order passed by executive authority under section 144 of CRPC. सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बोला कि डिस्पर्समेंट प्लान आपका ऑलरेडी होना चाहिए. ये नहीं कि वहाँ पे स्पॉट पे जाके प्लान बना रहे हैं कि वहाँ पे गए, एक पुलिस फोर्स का मेंबर वहाँ पे टीयर गैस चला रहा है, दूसरी गोलियाँ चला रहा है, तीसरा लाठी के चार्ज कर रहा है, चौथा कुछ कर ही नहीं रहा है. ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा. आपको एक प्रॉपर डिस्पर्समेंट प्लान प्लेस में होना चाहिए. ठीक है, ये डिस्पर्समेंट प्लान की वजह से ये भी होगा कि कोर्ट का जो विजिल है काफ़ी अच्छा रहेगा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ऊपर कि क्या प्लान था, किस तरीके से उन्हें रिमूव करना था एंड व्हाट वाज द जस्टिफिकेशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दैट प्लान. अब इस केस में कोर्ट ने उन मेंबर्स ऑफ द पुलिस फोर्स को सज़ा दी, सारे मेंबर्स को नहीं दी क्योंकि कोर्ट ने पुलिस फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया. दोज वो हैव एक्टेड इन वायलेशन ऑफ रूल्स, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड दोज वो हैव नॉट एक्टेड इन वायलेशन ऑफ रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर. मतलब वो पुलिस वाले जो इनोसेंट थे उनको छोड़ा और जो इनोसेंट नहीं थे उनके खिलाफ उन्होंने FIR फाइल करने का डायरेक्शन दिया, साथ में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का डायरेक्शन दिया विच इज़ अप्रिशिएबल इन लॉ. साथ ही साथ इंजर्ड लोगों को कंपनसेशन अवार्ड की. अब थ्रेट परसेप्शन को लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने बात की है तो वो भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ. ठीक है, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डायरेक्शन, वो जजमेंट का एक डिस्कशन है. लेट मी टेल यू कि थ्रेट परसेप्शन एंड द लाइकलीहुड ऑफ कम्युनल डिसहार्मनी आर द वैलिड ग्राउंड्स ऑफ रिवोकिंग द परमिशन एंड पासिंग द ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 144 ऑफ द CRPC. ठीक है, जो प्रोटेस्ट की जो परमिशन है उसको विडहोल्ड कर सकता है या डिनाई कर सकता है, और अगर ग्रांट कर दी है तो रिवोक कर सकता है और फिर 144 का ऑर्डर भी पास कर सकता है. दिस इज़ अ वैलिड ग्राउंड. क्या है? थ्रेट परसेप्शन और साथ में लाइकलीहुड ऑफ कम्युनल डिसहार्मनी. सुप्रीम कोर्ट ने
थ्रेट परसेप्शन के कॉन्टेक्स्ट में बोला दैट द परसेप्शन ऑफ थ्रेट शुड बी रियल and not imaginary or mere likely possibility. The test laid down in context of section 144 is not the mere likelihood or tendency. The legislature in its wisdom has empowered the officer of the executive to discharge this duty with great caution as the power extends to placing a restriction and in certain situations even a prohibition on the exercise of fundamental right to the freedom of speech and expression. Of course, इस ग्राउंड में फ्रीडम ऑफ असेंबली भी इफेक्ट होता है ना. 144 prohibits gathering of a particular public gathering of people at a particular public place. तो ऐसे सिचुएशन में आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली भी इफेक्ट हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ असेंबली आप इसीलिए चाहते थे जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज कर पाएँ, तो दोनों ग्राउंड्स अफेक्ट हो रहे हैं. तो 144 ऑफ द सीआरपीसी का जो लेजिस्लेशन है वो कौन सा टचस्टोन पास करता है, वो पब्लिक ऑर्डर वाला पॉइंट पास करता है, विच इज़ बोथ अ रिस्ट्रेंट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड ऑल्सो ऑन योर राइट टू पीसफुल असेंबली, उस पर भी रिस्ट्रेंट है. तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके भी कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि जब इंटेलिजेंस इनपुट्स आती हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो थ्रेट परसेप्शन का क्लॉज यूज़ करता है या लाइक्लीहुड ऑफ डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर और दूसरे रेलेवेंट कंसिडरेशन यूज़ करता है. लेकिन उसके पास एक ऑलरेडी प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए. रामलीला मैदान के इंसिडेंट्स में कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि कम्युनिटी वेलफेयर और कॉमन वेलफेयर को भी ध्यान में रखना चाहिए वाइल एक्सरसाइजिंग द पावर्स, क्योंकि पुलिस ने कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या एफिडेविट नहीं दिखाया है जो बता सके कि क्या सडन चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस थे या क्या कंपेलिंग नेसेसिटी थी जिसकी वजह से the authorities denied the right to hold such meeting and use the excessive force. ठीक है, ये इनमें से एक भी चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं लाए. दैट वाज आल्सो द ग्राउंड जिसकी वजह से स्टेट फेल हो गई थी इस केस में इन प्रूविंग देयर ओन केस. खैर स्टेट तो ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट में 80 to 84% केस लूज ही करती है, सो नो सरप्राइज देयर. लेकिन बेसिकली यू शुड गैदर कि भाई ये जो परमिशन के ग्राउंड्स हैं और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली है, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट नहीं है, ये बड़े ही रियल और कंक्रीट कंसेप्ट हैं. इन पर रिस्ट्रेंट तो लगाई जा सकती है ऑन द ग्राउंड्स दैट आर अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19, लेकिन रिस्ट्रेंट रीजनेबल होनी चाहिए. 144 का ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे एक्सरसाइज होता है. ठीक है, दैट लेजिस्लेशन हैज़ बीन इनेक्टेड टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर. ठीक है, तो फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली में सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर कैन फॉर्म एज अ रीजनेबल रिस्ट्रेंट. तो जब भी रिस्ट्रेंट लगाई जा रही है बाय द एक्सरसाइज ऑफ सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी, देन इन दैट सिचुएशन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि वो मैलाफाइड एक्सरसाइज ऑफ पावर ना हो, साथ ही साथ जो इररेलेवेंट ग्राउंड्स हैं उनको ना कंसिडर किया जाए. वहाँ पे एक रियल टेंडेंसी या प्रेजेंट डेंजर टेस्ट होना चाहिए. ठीक है, रियल टेंडेंसी टू अफेक्ट कम्युनल हार्मनी और टू अफेक्ट द पब्लिक डिसऑर्डर, ये भी होना चाहिए. खैर 144 पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, अदरवाइज इट वुड बी कंफ्यूजिंग. दैट इज़ अ डिस्कशन ऑफ सीआरपीसी, नॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा. रामलीला मैदान के केस से जरा हम आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट केस जो हम इनकाउंटर करते हैं वो है आपका बाबूलाल पराटे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द राइट ऑफ सिटीजन्स टू टेक आउट प्रोसेशंस और टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स फ्लोज फ्रॉम द राइट इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स एंड द राइट टू मूव एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो मतलब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू टेक आउट प्रोसेशन एंड टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स में फ्रीडम टू फॉर्म पीसफुल असेंबलीज और राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया दोनों को लिंक कर दिया. और आपको ऑलरेडी पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ऑलरेडी लिंक्ड है इस बात से. ठीक है, नाउ लेट मी रिमाइंड यू द केस ऑफ कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ पे क्वेश्चन था कि राइट टू मेक अ डेमोन्स्ट्रेशन is protected under article 19 clause 1 sub clause a and b and whether a government servant is entitled to this right. अब इसमें आपको पता है कि बिहार स्टेट ने जो रूल फॉर्म किया था टू प्रोहिबिट एनी फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट
और डेमोन्स्ट्रेशन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था और बोला था इट इज़ बैड इन लॉ. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द डेमोन्स्ट्रेशन माइट टेक द फॉर्म ऑफ एन असेंबली एंड इवन द इंटेंशन इज टू कन्वे the person or authority to whom the communication is intended the feelings of the group which assembles. It necessarily follows that there are forms of demonstration which fall within the freedoms guaranteed under the freedom of speech and freedom to form assembly. दोनों में fall करते हैं. It is needless to add that from the very nature of thing, a demonstration may take various form. It may be noisy and disorderly. For instance, stone throwing by a crowd may be cited as an example of violent and disorderly demonstration. This would obviously not be within Article 19, Clause 1, Subclause A or B. It can equally be peaceful and orderly, such as that happens when a members of the group merely wear some badge drawing the attention to their grievance. कभी कभी क्या होता है ना, members of the government एक black badge पहन लेते हैं या एक black ribbon लगा लेते हैं. एडवोकेट्स कभी कभी इस फॉर्म का प्रोटेस्ट का यूज़ करते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट सर्वेंट पुलिस ऑफिसर्स भी इस फॉर्म का यूज़ करते हैं. ठीक है, क्योंकि वो बाकायदा धरना नहीं दे सकते, अगर वो देंगे तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा, बट वो एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं. दैट इज़ अवेलेबल टू देम. साथ ही साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राइट टू प्रोटेस्ट एज अ फंडामेंटल राइट ही नहीं रिकॉग्नाइज किया है, वो एक स्टेप आगे भी जा चुका है और बोला है कि स्टेट को एड भी करना चाहिए फॉर द राइट टू असेंबली ऑफ सिटीजन. ठीक है, इस कंटेक्स्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है हिम्मत लाल केशा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद का. वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वाज डीलिंग विद द चैलेंज टू द रूल्स फ्रेम्ड अंडर बॉम्बे पुलिस एक्ट regulating public meetings on the street. Supreme Court held that the government has the power to regulate, which includes prohibition of public meeting on the street or highways to avoid nuisance or disruptions to traffic, and thus it can provide a public meeting on road. But it does not mean that the government can close all the streets or open areas for public meeting, thus denying the fundamental right which flows from Article 19, Clause 1, Subclause A and B. Supreme Court held that it is true, but nevertheless, the state cannot by law abridge or take away the right of assembly by prohibiting assembly on every public street or public place. The state can only make regulations in the aid of the right of assembly of each citizen and can only impose reasonable restriction in the interest of public order. Public meeting in open spaces and public streets form the part of tradition of our national life. In pre-independent days, such meetings have been held in open spaces and public streets, and the people have come to regard it as a part of its privileges and immunities. The state and the local authority have a virtual monopoly of every open space at which the outdoor meeting can be held. If therefore the state or municipality can constitutionally close both its streets and its parks entirely to the public meeting, the practical result would be that it would be impossible to hold any open air meetings in any large city. The real problem is that of reconciling the city's function of providing for the exigencies of the traffic in streets and for the recreation of the public in its park, while its other obligation of providing adequate places for public discussion in order to safeguard the guaranteed right of public assembly. ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के वर्ड से हट के अपनी तरफ से बता रहा हूँ. देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड टू फॉर्म पीसफुल असेंबली एंड टू होल्ड प्रोटेस्ट, ये आपके पास अवेलेबल है. इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है. आप ये मत समझ लीजिएगा कि आप किसी भी गली मोहल्ले सड़क पे बाय राइट प्रोटेस्ट कर सकते हैं. नो, आप ये ज़रूर कर सकते हैं दैट यू कैन एक्सरसाइज योर राइट टू प्रोटेस्ट एज एट अ डेजिग्नेटेड प्लेस. जैसे दिल्ली में रामलीला मैदान एंड योर जंतर मंतर इज़ अ डेजिग्नेटेड प्लेस ऑफ प्रोटेस्ट. आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए परमिशन लेने के बाद, जितना मर्जी आपका प्रोटेस्ट करना है आप करिए. पीसफुल प्रोटेस्ट बाय द वे, वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं. पत्थर वत्थर फेंकना नहीं अलाउड है. ये जहाँ किया वो तुरंत वायलेंट प्रोटेस्ट बन जाएगी और उसके बाद पुलिस एंड द स्टेट अथॉरिटीज एंड द एग्जीक्यूटिव may use all the force that is allowed in law. However, वो excessive force नहीं होनी चाहिए. उसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए
कि गवर्नमेंट प्रेमिसेस में भी कोई आपका अनलिमिटेड राइट नहीं है. आप ये नहीं कर सकते कि लेट अस सपोज यू आर द ऑफिसर ऑफ द रेलवे और आप रेलवे के क्वार्टर्स को वहाँ पे एसोसिएशन बना के वहाँ पे असेंबली कर रहे हैं अगेंस्ट समथिंग. ये मैटर हुआ था रेलवे बोर्ड वर्सेस निरंजन सिंह में. इसका साइटेशन है AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 966. वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी डज नॉट कन्फर ऑन एनी वन अ राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स इन गवर्नमेंट प्रेमिसेस. Therefore, railways can validly prohibit holding of meeting in their premises either within or outside the office hours. The right of the assembly cannot be exercised on the property of somebody. Railways are entitled to enjoy their properties in the same manner as any private individual, subject to such restrictions as may be placed on them by law or usage. ये भी समझ लीजिए कि while holding peaceful protest आप ये भी नहीं कर सकते कि पब्लिक लाइफ को एकदम स्टैंड स्टिल पे ले आए. यू आर नॉट अलाउड टू डू डैट. अभी मैं शाहीन बाग की प्रोटेस्ट में आऊँगा, ठीक है. साथ ही साथ आप ये भी नहीं कर सकते कि पब्लिक प्रोटेस्ट के नाम पे आप किसी के घर में चले जाओ कि अब हम अपना फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट एक्सरसाइज करेंगे. प्राइवेट प्लेस में तो आप नहीं कर सकते विदाउट देयर परमिशन. वैसे ही गवर्नमेंट प्रेमिसेस पे भी नहीं कर सकते. पर ये भी नहीं है कि आपका जो राइट ऑफ प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसको गवर्नमेंट स्कटल कर सकती है जस्ट बाय फ्रेमिंग द रूल. गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो दोनों राइट्स को बैलेंस करे. दैट इज़ कि जो एक नेशनल और जो स्टेट की जो सिटीज़ की लाइफ है और जो उसकी स्ट्रीट और पार्क्स हैं वो पब्लिक यूज़ के लिए भी यूज़ हो. जो मतलब जो लोग रिक्रिएशन करना चाहते हैं या स्ट्रीट्स का जो ऑर्डिनरी पर्पस है जहाँ पे वो ट्रैफिक रेगुलेशन एसेट्रा एसेट्रा वो भी चलता रहे और साथ में आपका जो पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट है वो भी बैलेंस हो. तो स्टेट्स के ऊपर ये ड्यूटी बनती है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह बता दें कि भाई ये डेजिग्नेटेड प्लेस है प्रोटेस्ट की या ये पार्क है, ये डेजिग्नेटेड पार्क है प्रोटेस्ट का. ठीक है, ये वो कर सकती है और उसको करना ही होगा. स्टेट हैज़ टू पिक अप द डेजिग्नेटेड एरियाज जहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं. स्टेट ये नहीं कह सकती कि हमारे यहाँ तो कोई भी डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए. अगर उसने ऐसा कोई रूल बनाया तो कोर्ट क्या करेगा, उसे स्ट्रक डाउन कर देगा. स्टेट को क्या करना है, डेजिग्नेटेड प्लेस बनानी है. एक बार डेजिग्नेटेड प्लेस बना दी, वहाँ पे आप परमिशन लीजिए, वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करिए, पीसफुल प्रोटेस्ट, दैट इज अलाउड. ठीक है, दैट इज वेयर यू एक्सरसाइज योर कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट. वहीं पे आप अपना फंडामेंटल राइट इसी तरीके से करेंगे. आप फंडामेंटल राइट इस तरीके से नहीं एक्सरसाइज कर सकते कि आप पहुंच गए पार्लियामेंट बिल्डिंग में, कह दें हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, या आप पहुंच गए एम्स में, कह रहे हैं एम्स की बिल्डिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, या आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के सामने, या आप पहुंच गए किसी पब्लिक स्ट्रीट में विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट और बोले हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, या आपने कोई रोड बैन कर दी, या सॉरी बैन कर दी मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब है मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कोई रोड में ब्लॉकेड क्रिएट कर दिया, चक्का जाम कर दिया विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट. दिस इज नॉट अलाउड. ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है. ये आप करेंगे, यू हैव ट्रांसग्रेस्ड योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. नाउ द एग्जीक्यूटिव हैज द पावर टू इशू ऑर्डर्स अंडर 144 एंड डिस्पर्स द असेंबली. ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा. आपके पास कोई ऐसा फ्रीडम नहीं है कि आप उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में यूज़ करेंगे देन द स्टेट विल यूज इट्स ओन फोर्स अगेंस्ट यू. इस बात के लिए फिर आप तैयार हो जाइएगा. इस बात के लिए लेट मी कोट द केस ऑफ बिमल गुरुन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, where the Supreme Court said that the demonstration, whether political, religious or social or other demonstration which create public disturbances or operates as nuisances or create or manifestly threaten some tangible public or private mischief are not covered by the protection under Article 19. A demonstration might take the form of an assembly, and even then the intention is to convey to the person or authority to whom the communication is intended the feelings of the group which assembles. From the very nature of things, a demonstration may take various forms. It may be noisy and disorderly. For instance, stone throwing by crowd may be cited as an example of a violent and disorderly demonstration, and this would obviously not be within Article 19, Clause 1, Subclause A or B. ये जितने भी केस लॉ मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, ये एक ही केस लॉ में कोर्ट हुए हैं. उनका नाम है, अभी 2018 का ही जजमेंट है, मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 23 जुलाई 2018 को डिसाइड हुआ था. ठीक है, तो केस लॉ के साइटेशन पे इतना फ्रेट मत करिएगा. ये आपको राइट टू प्रोटेस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ. ठीक है, यू कैन सिंपली कोट दिस जजमेंट ऑफ मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दैट वुड सफाइस बाय इटसेल्फ.
उसी में ये जो ऑब्जर्वेशन या केस लॉस जो साइट किए गए हैं वो भी आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट जजमेंट है ये भी कोट किया गया था इसी केस में। वो जजमेंट है अनीता ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वी कैन अप्रिशिएट दैट होल्डिंग ऑफ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑर्डर टू एयर देयर ग्रीवियंसेस and to see that their voices are heard in the relevant quarters is the right of the people. Such a right can be traced to the fundamental freedom that is guaranteed under Article 19, Clause 1, Subclause A, Article 19, Clause 1, Subclause B, and Article 19, Clause 1, Subclause C of the Constitution. Article 19, Clause 1, Subclause A confers freedom of speech to the citizens of this country, and thus this provision ensures that the petitioners could raise slogans, albeit in a peaceful and orderly manner, without using offensive language. Article 19, Clause 1, Subclause B confers the right to assemble and thus guarantees that all citizens have the right to assemble peacefully and without arms. Right to move freely given under Article 19, Clause 1, Subclause D again ensures that the petitioners could take out the peaceful march. Right to assemble is beautifully captured in an eloquent statement that an unarmed peaceful protest procession in the land of salt satyagrah, fast unto death, and do or die is no jural anathema. It hardly needs elaboration that a distinguishing feature of any democracy is the space offered for legitimate dissent. One cherished and valuable aspect of political life in India is the tradition to express grievances through direct action or peaceful protest. Organized non-violent protest marches were a key weapon in struggle for independence, and the right to peaceful protest is now recognized as a fundamental right in Constitution. अब इन केसेस को कोट करने के बाद, इन द केस ऑफ मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अनीता ठाकुर के केस को कोट कर रहा है, बट इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट सेड आफ्टर कोटिंग इट that notwithstanding this observation, it is also to be borne in mind that the aforesaid rights are subject to reasonable restriction in the interest of sovereignty and integrity of India as well as public order. It is for this reason the state authorities may at times designate particular areas and routes, dedicating them for the purpose of holding meetings. Thus, while on one hand citizens are guaranteed freedom of right to speech and right to assemble for the purpose of carrying peaceful protest processions and the right to free movement, on the other hand, reasonable restrictions on such right can be put by law. Provisions of IPC and CRPC are in the form of statutory provisions giving the power to the state to ensure that the public assemblies, protest, dharnas or marches are peaceful and they do not become unlawful. At the same time, while exercising such powers, the authorities are supposed to act within the limits of the law and cannot indulge in excesses. So एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आपको बता रहा है कि ये जो राइट है ये डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट है और ये डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल भी है, जिससे मार्जिनलाइज्ड या पुअर ग्रुप्स या माइनॉरिटीज़ अपने राइट्स को लेके आवाज़ उठा सकें. बट एट द सेम टाइम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए ये राइट अनट्रैमल्ड या अनलिमिटेड स्कोप में नहीं है, ठीक है. इट इज़ सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. तो याद रखिएगा कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट हैं ये पहली बात तो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट एरिया में होनी चाहिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट पहले ही बता देती है कि ये हैं. साथ ही साथ अगर मान लीजिए वो एक मूविंग प्रोटेस्ट है तो उस डेजिग्नेटेड रूट से मूव करना चाहिए जिससे पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब ना हो, ठीक है. प्रोटेस्ट पीसफुल होनी चाहिए, साथ में इसकी एक प्रायर परमिशन भी होनी चाहिए, ठीक है. तभी प्रोटेस्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में आ रही है, ठीक है. तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड होगी, अदरवाइज वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज नहीं होगी. प्रोटेस्ट के नाम पे पत्थर फेंकना, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करना, चक्का जाम कर देना, आगजनी करना, ये अलाउड नहीं है, ठीक है. क्योंकि एक तरफ तो प्रोटेस्टर्स का फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ठीक है, चाहे उसमें इंटरलिंकिंग हो रही है
क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए बी सी डी के बीच में, एज द केस में भी। एक तरफ तो प्रोटेस्टर्स का ये राइट है अंडर आर्टिकल 19, दूसरी तरफ रेसिडेंट्स का भी राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी तो है दूसरों का। भाई अगर मैं आपके घर पे धरना देने लगूं आपके घर के सामने गवर्नमेंट के खिलाफ, आप बोलोगे नहीं कि यार मुझे आने जाने में दिक्कत होती है, प्लीज़ आप धरना कहीं और मूव कर लीजिए, और मैं बोलूँ नहीं मेरे पास आर्टिकल 19 में राइट है। अगर मैं आपके घर के जस्ट सामने वाली स्ट्रीट में ऐसा कर दूं एक असेंबली लेके, दैट वुड बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, आपकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जिस तरीके से एक प्रोटेस्टर के पास आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट है, वैसे ही रेसिडेंट्स और पब्लिक के पास आर्टिकल 21 में भी फंडामेंटल राइट है, और दोनों ही फंडामेंटल राइट है, तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट आ सकती है बिटवीन आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। ये भी डिस्कशन हुआ था इस केस में, ठीक है, किसान मजदूर संगठन के केस में ये भी डिस्कशन हुआ था। Supreme Court said that it may be pertinent to point out that there may be situations where the conflict may arise between two fundamental rights. Situation can be of conflict in the case of inter-fundamental rights, intra-fundamental rights, and in certain peculiar circumstances in respect of some person, one fundamental right enjoyed by him may come in conflict with the other fundamental right guaranteed to him. In such situations, the court has to examine as to where lies the larger public interest while balancing the two conflicting rights. It is the paramount collective interest which would ultimately prevail. Supreme Court continues and says that the issue herein is the sustenance and the balancing of the separate rights, one under Article 19 and other under Article 21. And Supreme Court says that it has been observed that a particular fundamental right cannot exist in isolation in a watertight compartment. One fundamental right of a person may have to coexist in harmony with the exercise of another fundamental right by others, and also with the reasonable and valid exercise of the power by state in the light of the director principles and the interest of social welfare as a whole. इसी को हम लोग एक बड़ी अच्छी कहावत में कहते हैं कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस, ठीक है, कि आप अपना फ्रीडम ऐसे नहीं एक्सरसाइज कर सकते कि जैसे मेरा ही फ्रीडम चला जाए। सो योर फ्रीडम मस्ट बी इन योर स्फेयर एंड माई फ्रीडम मस्ट बी इन माई स्फेयर, ठीक है। अब ये नहीं कर सकते कि भाई मेरे पास लिबर्टी और आपने मेरे मुंह पे मुक्का मार दिया, दैट वोंट बी अलाउड, ठीक है। मेरे पास तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट इन गाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और इन गाइज ऑफ एक्सरसाइजिंग योर आर्टिकल 19 or in guise of exercising your freedoms under Article 21, you cannot violate the fundamental freedoms or the fundamental rights of another person, ठीक है। कि आप अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हुए ये नहीं कर सकते कि आप दूसरे के फ्रीडम को वायलेट कर रहे हैं, है ना। तो भाई आपके पास फ्रीडम टू प्रोटेस्ट है, तो आप उस फ्रीडम को प्रोटेस्ट ऐसे एक्सरसाइज करेंगे कि किसी का फंडामेंटल राइट टू लाइफ चला जाए। कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उसी हॉस्पिटल के बाहर प्रोसेशन या धरना दे रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, और फिर वहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दैट नॉइज हिज राइट टू लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड, ठीक है, हिज राइट टू कंफर्टेबल लिविंग इज बीइंग अफेक्टेड। तो क्या इस तरीके से किया जा सकता है? या मान लीजिए आपने एक रोड बैन कर दी, अब वो रोड सीधे एक हॉस्पिटल पे ले जाती है जो बड़ा ही क्रूशियल हॉस्पिटल है, मान लीजिए एम्स है, और आप अपना राइट टू प्रोटेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या ऐसा अलाउ किया जा सकता है? Can a fundamental right trump your right to life? No, not in this scenario. उसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि the fundamental rights are all the parts of an integrated scheme in the constitution and their waters must mix to constitute that grand flow of unimpeded and impartial justice, social, economic and political, and of equality of status and opportunity, which implies absence of unreasonable or unfair discrimination between इंडिविजुअल ग्रुप्स और क्लासेस। अब जब भी राइट टू प्रोटेस्ट की बात होती है तो हमेशा सेक्शन 144 भी डिस्कशन में आता है। मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी 144 डिस्कशन में आया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द ऑर्डर्स इशूड अंडर सेक्शन 144 प्रोहिबिट सर्टेन एक्टिविटीज इन द नेचर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन दैट इज विदाउट परमिशन, मीनिंग देयर बाय परमिशन कैन बी ग्रांटेड इन सर्टेन केसेस।
therefore there can be proper guidelines laying down the parameters under which the permission can be granted. फिर सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान के जजमेंट को कोट किया और बोला कि प्रपोज गाइडलाइंस में प्रोविजंस होंगे कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन में, ठीक है, कितना डिस्टेंस होगा पार्लियामेंट हाउस से या सुप्रीम कोर्ट से या रेसिडेंट्स ऑफ डिग्निटरी से एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन अलाउ नहीं हो सकते, ठीक है, क्या रूट होगा डेमोन्स्ट्रेशन का, या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे ऑन सर्टेन रूट्स वेयर नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, जजेस पास थ्रू, ठीक है, या किसी डेजिग्नेटेड एरिया में जहाँ पे आपका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकता एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या आप क्या क्या फायर आर्म्स, लाठी, स्पीयर, शॉट एक्सेट्रा कैरी नहीं करेंगे, पत्थर कैरी नहीं करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या आप एनिमल्स को ब्रिंग नहीं करेंगे, या आप पिच टेंट्स या स्टे ओवरनाइट नहीं करेंगे उस स्पॉट पे, टाइम लिमिट भी डेमोन्स्ट्रेशन का प्रिस्क्राइब किया जा सकता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें वैलिडली एस्टैब्लिश हो सकती हैं, जिससे ना ट्रैफिक अफेक्ट हो, ना पब्लिक लाइफ अफेक्ट हो, ना किसी का राइट टू लाइफ अफेक्ट हो, ना नेशनल लाइफ अफेक्ट हो. तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि 144 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर गाइडलाइंस ले डाउन की जा सकती हैं, जहाँ पे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस कंसर्न है, क्योंकि दिल्ली के कंटेक्स्ट में था तो इसलिए कमिश्नर ऑफ पुलिस की बात कर रहा है. स्टेट्स में आपका जैसे यूपी है, बिहार है, वहाँ पे डीएमओ अथॉरिटी होगी जो 144 इशू करती है, एक्सेप्ट इन द सिस्टम्स वेयर देयर इज अ कमिश्नरेट सिस्टम, ठीक है, वहाँ पे फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस आ जाएगा सीन में. सो सुप्रीम कोर्ट वाज सेइंग कि 144 के अंदर आप गाइडलाइंस इस्टेब्लिश कर दीजिए जहाँ पे मिनिमम रेगुलेटिंग नंबर ऑफ पर्सन्स रहेंगे कि भाई इतने पर्सन्स रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग से जैसे पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या जजेस पास करते हैं वो रूट नहीं होगा आपका डेमोन्स्ट्रेशन का, ठीक है, ना आप डेमोन्स्ट्रेशन में फायर आर्म्स, लाठी, स्पीयर्स एक्सेट्रा नहीं रखेंगे, ठीक है, आप एनिमल्स को ब्रिंग नहीं करेंगे वहाँ पे, आप ओवरनाइट टेंट्स वहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन की टाइम लिमिट भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है जिससे कि पीक ट्रैफिक आवर्स अफेक्ट ना हो, कि पता चला आपने ऐसे टाइम पे डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया जहाँ पे ट्रैफिक इतना लग गया, पता चला लोग 4 दिन के लिए वहीं पे फंस गए ट्रैफिक में ही, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं अलाउ होंगी. सो authorities can permit those processions and demonstrations which are innocuous by their very nature. उसका भी एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जैसे स्कूल चिल्ड्रन आर कैरिंग आउट अ प्रोसेशन टू एडवांस सम सोशल कॉज और कैंडल मार्च बाय पीस लविंग ग्रुप्स ऑफ पीपल अगेंस्ट अ सोशल इवल और अ ट्रैजिक इंसिडेंट में बी अलाउड, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि परमिशन दी जा सकती है इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली बैनिंग देम, ठीक है. तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. तो मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट इस बात पे, राइट टू प्रोटेस्ट पे. अब आ जाते हैं शाहीन बाग के केस पे, ठीक है. अब शाहीन बाग में आपको पता है वो सीएए को लेके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके प्रोटेस्ट हुए थे, है ना. इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो केस है उसका नाम है अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस. इट वाज डिसाइडेड ऑन 7 अक्टूबर 2020. अब आपको पता है शाहीन बाग के केस में क्या कहते हैं, जो शाहीन बाग का एरिया है दिल्ली का, वहाँ पे पब्लिक स्ट्रीट को जाम कर दिया गया था और वहीं पे प्रोटेस्ट हो रही थी. और आफ्टर सम वाइल, आई थिंक अराउंड फेब, उस प्रोटेस्ट की वजह से थोड़े राइट्स भी हो गए थे, है ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस के केस में हिम्मत लाल केशा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस के केस को कोर्ट करते हुए और मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को कोर्ट करते हुए बोला कि इंडिया एज वी नो टुडे ट्रेसेस इट्स फाउंडेशन बैक टू द सीड्स ऑफ प्रोटेस्ट ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल. What we must keep in mind, however, is that the mode and manner of dissent against the colonial rule cannot be equated with dissent in a self-ruled democracy. एक argument use हुआ था ना कि देखिए कॉलोनियल टाइम्स में तो हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे और स्ट्रीट्स में भी करते थे, तो हम लोग ने कॉलोनियल पावर को ऐसे ही तोड़ा है तो यहाँ पे भी अलाउ करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलोनियल टाइम में मैनर ऑफ डिसेंट और सेल्फ रूल डेमोक्रेसी में मैनर ऑफ डिसेंट को इक्वेट नहीं किया जा सकता. आर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स comes with the right to protest and express dissent, but with an obligation toward certain duties. Article 19
one of the cornerstones of the Constitution of India, confer upon its citizens two treasured rights: freedom of speech and expression, and freedom to assemble peaceably without arms. These rights, in cohesion, enable every citizen to assemble peacefully and protest against the actions or inactions of the state. The same must be respected and encouraged by the state, for the strength of the democracy, such as ours, lies in the same. These rights are subject to reasonable restrictions, which, inter alia, pertains to the interest of the sovereignty and integrity of India and public order, and to the regulation of the concerned police authorities in this regard. Supreme Court continues and says that, as was discussed in Mazdoor Kisan Shakti Sangathan case, each fundamental right, be it of an individual or of a class, does not exist in an isolation and has to be balanced with every other contrasting right. It was in this respect that in this case an attempt was made by us to reach a solution where the right of the protester were to be balanced with the right of commuters. भाई मेन कंप्लेन ये थी कि भाई दिल्ली नोएडा जाने में और आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, वो बहुत ही की एरिया है, और ये जो ब्लॉकेड्स हैं दीज आर नॉट परमिसिबल, क्योंकि पहली बात तो आपने परमिशन नहीं ली है उसकी, ठीक है, और ऊपर से जो रेसिडेंट्स का जो राइट है और जो कम्यूटर्स का राइट है वो वायलेट हो रहा है. उस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली बोल दिया कि वी हैव नो हेजिटेशन इन कंक्लूडिंग दैट सच काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ public ways, whether at the site in question or anywhere else for protest, is not acceptable, and the administration ought to take action to keep the areas clear of encroachments or obstructions. Very very important in the context of right to protest. इसका रिव्यू पिटिशन भी डाला गया था, ठीक है, आई थिंक कनीस फातिमा वाज द पिटिशनर. रिव्यू पिटिशन डाला था कि इस जजमेंट को रिकंसिडर कर लें, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है. सो द लॉ इज सेटल्ड इन दिस पॉइंट. याद रखिए, दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट where the public places are occupied without permission, or the public places are occupied in such a way as to cause obstructions to the rights of general public or of the residents or of the commuters, is not allowed by the constitution. ठीक है, be very particular about that now. इससे आपका right to protest अब sufficiently covered है, ठीक है. अब that is it, right to protest आपका हो गया. अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो लोकस क्लासिकस जो आपको एग्जाम में कोट करना होगा वो है हिम्मत लाल के शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, इसमें क्या हुआ था. मैं रिटरेट कर देता हूँ. दिस इज़ अ लोकस क्लासिकस एंड इट इज़ अ कोटेबल केस. इस केस में चैलेंज वॉज मेड टू द रूल्स फ्रेम्ड बाय द कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद, ठीक है, बाय द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 33 subsection 1 clause O of the Bombay Police Act 1951. One of these rules required prior permission to be taken for holding of public meetings. Supreme Court opined that the state can only make regulations in aid of the right of assembly of each citizen and can only impose reasonable restrictions in the interest of public order. With regard to whether or not these rules violated Article 19, Clause 1, Subclause B of the Constitution, it was held that the state cannot impose any unreasonable restrictions. A right to hold meetings on public streets was subject to the control of the appropriate authority regarding the time and place of meeting and subject to consideration of public order. However, the rule requiring prior permission of the concerned authority did not contain any guidance as to when such permission to hold a public meeting may be refused. It was found that the same rule conferred arbitrary, uncanalized and unguided discretion to the concerned authority, and accordingly it was held to be ultra vires of Article 19 Clause 1 B of the Constitution. Very important case, ठीक है. It was held to be ultra vires of Article 19 Clause 1 subclause B of the Constitution, that is right to peaceful assembly without arms. ठीक है, तो ये कोटेबल केस है, याद रखिएगा. ये हिम्मत लाल के शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद, अमित सानी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, मजदूर किसान शक्ति संगठन, तो जितने भी केसेस मैंने अभी आपको मेंशन किए सब में मेंशन हुआ है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है. हाँ, शाहीन बाग का जजमेंट, दैट इज अमित सानी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, इसने एक पॉइंट, ये जो अभी हाल ही में ये नई तरीके की प्रोटेस्ट हो रही है ना,
कि पब्लिक राइट को ले लो गांधीयन प्रिंसिपल के नाम पे, दिस इज नॉट अलाउड. कॉलोनियल डिसेंट, कॉलोनियल रूल के टाइम पे डिसेंट और डिसेंट एट द सेल्फ रूल डेमोक्रेसी आर टू डिफरेंट थिंग्स. उसके नाम पे, डिसेंट के नाम पे आप किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते कि यार मुझे ट्रैवल करना है उस रूट से, मेरा एज अ कम्यूटर जो राइट है वो वायलेट हो रहा है, जो रेसिडेंट्स हैं उनका राइट वायलेट हो रहा है. सो ऑक्यूपेशन ऑफ द पब्लिक वेज वेदर at any place is not acceptable and the administration is to take action and to clear these areas of encroachment and obstructions. ये एक categorical principle lay down किया था सुप्रीम कोर्ट ने इन अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस में. अब याद रखिएगा ये उन एरियाज की बात कर रहा है जो डेजिग्नेटेड प्लेस ऑफ प्रोटेस्ट नहीं है, ठीक है, जो डेजिग्नेटेड प्लेस ऑफ प्रोटेस्ट नहीं है और जहाँ पे परमिशन नहीं ली गई है. अगर आपने परमिशन नहीं ली है ना, और आप तब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपको परमिशन लेनी है. दैट इज़ द प्रॉपर वे. वही एक प्रॉपर तरीका है प्रोटेस्ट करने का. ये तरीका नहीं है प्रोटेस्ट करने का कि किसी भी सड़क पे चालू हो गए या किसी भी पब्लिक प्लेस में चालू हो गए. दैट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है. सो बी वेरी पर्टिकुलर दैट योर फंडामेंटल राइट हैज़ टू बी प्रॉपरली एक्सरसाइज्ड. अब इस परमिशन का मतलब ये भी नहीं है कि किसी अथॉरिटी के पास अनकैनलाइज डिस्क्रेशन दिया जा सकता है. प्रॉपर गाइडेड डिस्क्रेशन होता है. मैलाफाइड एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन भी कोर्ट अलाउ नहीं करेगा. अब याद रखिए कि जैसे हिम्मत लाल के शाह के केस में पुलिस कमिश्नर को अनकैनलाइज डिस्क्रेशन दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कॉश कर दिया वो रूल, है ना, वो सेक्शन कॉश कर दिया. वैसे ही आप ये ध्यान रखिएगा कि कैनलाइज डिस्क्रेशन इज अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट एट द सेम टाइम इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि आपको परमिशन लेना है. रामलीला मैदान के अभी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ये जो पुलिस परमिशन है दीज आर इररिलेवेंट इन लॉ. नहीं, दीज आर वैलिड इन लॉ, ठीक है. उसमें भी यही आर्ग्यूमेंट हुआ था कि पुलिस परमिशन क्यों लेनी चाहिए, हमें आर्टिकल 19 में फ्रीडम है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना जिम्मेदारी है स्टेट की, तो पुलिस परमिशन लेना इज़ अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट, ठीक है. सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है. आर्टिकल 19 क्लॉज 1 की सब क्लॉज बी में जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो है हिम्मत लाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस. मैंने आई थिंक वो रेलवे बोर्ड वर्सेस निरंजन सिंह का भी जजमेंट आपको बता दिया है, सो आई डोंट नीड टू रिइटरेट इट. सो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है.